गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीएमए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर आपने कवर किया था लेक्चर 1, उसके अंदर हमने क्या कवर किया था? उसके अंदर हमने बात की थी सीएमए फाउंडेशन का कोर्स कंटेंट, स्ट्रेटेजी और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी व्हाट इज लॉ। तो वहीं से आज का हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट में डिस्कशन किया था। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है बच्चे? लॉ क्या है बेटा? आपको बताना है। लॉ लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स। लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ क्या है बच्चे? रूल्स एंड रेगुलेशन। सर ये रूल रेगुलेशन किसके लिए? फॉर सोसाइटी। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज लॉ, तो आप बताएंगे लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सोसाइटी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था बेटा, लॉ भी दो तरीके के, सिविल लॉ और आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या है बच्चे? यहां पे आपने अगर कोई क्राइम किया, समाज में आपने अगर क्राइम किया, मर्डर किया, रेप किया, डकैती डाली, क्या ऐसे इंसान की समाज में जगह है? क्या उनको सलाखों के पीछे, जेल के पीछे होना चाहिए? तो अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया, क्राइम किया, ओमिशन का मतलब कुछ गलत किया जो समाज में गलत था, तो यहां पे क्रिमिनल लॉ अट्रैक्ट होगा। और क्रिमिनल लॉ में आपको इंप्रिजमेंट, फाइन और बोथ दोनों हो सकते हैं। सिविल लॉ के अंदर क्या आते हैं? जैसे आपके फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी को लेके विवाद है, तो यहां पे बेटा लॉ में जिसके साथ गलत होता है, बेटा ये वर्ड सारे बच्चे सीख के जाएंगे आज। लॉ में जिसके साथ गलत होता है बेटा, उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं बच्चे? एग्रीव्ड पार्टी। यानी जिसके साथ लॉ में गलत होगा बेटा, उसको हमेशा वर्ड याद रखना, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब न छेड़ो हमें, हम सताए हुए। तो जो सताए हुए है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं लॉ में? एग्रीव्ड पार्टी। तो जिसके साथ गलत हो रहा है, लॉ उसको क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। लास्ट क्लास में भी तो एग्रीव्ड पार्टी को रेमेडी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए भाई, गलत हुआ है तो लॉ क्या प्रोवाइड कराएगा? एग्रीव्ड पार्टी को रेमेडी। रेमेडी के तौर पे क्या मिलेगा? अगर सिविल लॉ के तहत आपने, सिविल लॉ के अंदर आपको डैमेजेस और कंपनसेशन मिलेंगे, डैमेजेस एंड कंपनसेशन। डैमेजेस एंड कंपनसेशन रेदर देन इम्प्रिजमेंट, रेदर देन इम्प्रिजमेंट। तो सिविल लॉ के अंदर बेटा आपको इम्प्रिजमेंट जेल नहीं होती। जैसे अरुण सर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बच्चों मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, और किसी वजह से बेटा मैंने आपका कोर्स कंप्लीट नहीं किया, एग्रीव्ड पार्टी कौन हो गए? स्टूडेंट। एग्रीव्ड पार्टी को क्या रेमेडी मिल सकती है? वो मुझसे कंपनसेशन डैमेजेस मांग सकते हैं, पर ये नहीं कि अपने सर को कह रहे नहीं इसको जेल में भेजो, नहीं। ये सिविल लॉ है, और सिविल लॉ में डैमेजेस एंड कंपनसेशन एंड एडिक्वेट रेमेडी रेदर देन इम्प्रिजमेंट। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने क्राइम किया है, ऐसे इंसान को समाज में नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए क्या बनाई गई बेटा? जेल का कंसेप्ट। तो लॉ सिविल लॉ भी होते हैं, और लॉ क्या भी होते हैं बेटा? क्रिमिनल लॉ। ये हमने डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा मेन पर्पस है पूरे लेक्चर का, वो क्या है बच्चे? सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ। लॉ का सोर्स क्या है बेटा? भारत में दुनिया भर के कानून है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देश आजाद होने से पहले भी बहुत सारे कानून थे। जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप ड्यूटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये इतने सारे कानून है, कई सौ कानून भारत के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि लॉ का सोर्स क्या होता है बेटा? लॉ का लिखो बेटा, सोर्स क्या होता है सारे बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की समझ होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
तो आप लॉ नहीं समझ पाएंगे। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत रिटन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, लेकिन क्या आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है सीएमए फाउंडेशन में? नहीं, आपको 0.1% भी नहीं पढ़ना है, आपको एक बेसिक हल्का सा पता होना चाहिए। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, पेपर में आपसे पूछेगा द मेन सोर्स, एमसीक्यू आएगा बेटा मेन सोर्सेस ऑफ लॉ। जो मेन सोर्सेस होते हैं लॉ के बेटा वो क्या है, आपको बताना है। द मेन सोर्स ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है मेन सोर्स क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर आपको बताना है बेटा विच प्रोवाइड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बेटा, विच प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल, विच प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा कि जो मेन सोर्स ऑफ लॉ है वो हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच प्रोवाइड, जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि हु प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ, द मेन सोर्स ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई कानून बनेगा वो किसके दायरे में रह के बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो सकता है? नहीं। यानी जब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो उसका मेन सोर्सेस क्या होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। फिर यहां से स्टार्ट होता है बेटा सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं बेटा जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हो ये बातें आपको नहीं पता बेटा तो फिर बहुत गलत बात है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे बच्चे बेटा याद रखना, बेटा संविधान हो या लॉ हो उसके अंदर दो डेट होती है। एक डेट को बोलते हैं हम इनेक्टमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट वो होती है बेटा जिस दिन या तो कोई कानून बना या हमारा संविधान को लेके है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इनेक्टमेंट डेट। एक होती है बच्चे इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट ये हम इसको क्या भी बोल देते हैं बेटा, कमेंसमेंट डेट। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत करके आते हैं। कमेंसमेंट डेट, अगर पेपर में आपसे पूछे बेटा संविधान की इनेक्टमेंट डेट क्या है तो आपको बताना है इनेक्टमेंट डेट है बेटा 26 नवंबर 1949। संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949। लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ बेटा, 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे। ये हमारा क्या है, रिपब्लिक डे। तो कोई आपसे पूछे पेपर में क्वेश्चन किस पे फोकस करना कि मुझसे इनेक्टमेंट डेट पूछी है इफेक्टिव डेट, तो 26 नवंबर 1949 इनेक्टमेंट डेट और 26 जनवरी 1950 इफेक्टिव डेट। कोई डाउट बच्चे, यहां पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बेटा, और आप सभी को पता है बेटा हमारे यहां पे ये 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये बना था बच्चे। और ये कमेटी थी बेटा, जिस कमेटी के जो हेड थे, जो चेयरमैन थे कमेटी के, वो कौन थे बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जिनके द्वारा बेटा ये ऐसे नहीं, उस कमेटी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, चेयरमैन थे। आप जैसे जानते हो बेटा कई बार आप ना वर्ल्ड कप जीतते हैं तो वर्ल्ड कप में ना ज्यादा क्रेडिट किसको मिलता है बच्चे, कैप्टन को। कई बार हम बोलते नहीं धोनी साहब ने वो वर्ल्ड कप जिताया था, उस वर्ल्ड कप में गंभीर का भी योगदान था, बहुत सारे युवराज सिंह का भी योगदान था। तो बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, उस कमेटी के चेयरमैन। और भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने मिलके ये भारत का एक क्या बनाया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
जो कि सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। क्लियर बच्चे? तो ये 2 डेट बेटा एमसीक्यू में पूछते हैं, तो यहां तक हमारे 3 एमसीक्यू हो गए पेपर पॉइंट ऑफ से। द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनैक्टमेंट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949। इफेक्टिव डेट 26 जनवरी 1950। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं बेटा, ये सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारा संविधान का पहला पेज है, ये बेटा हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर बच्चे को इसकी समझ होनी चाहिए बेटा। चलो बेटा, ये क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। प्रियम्बल, हमारे जो संविधान है, ये जो पहला पेज है ना संविधान का, ये संविधान की आत्मा है। क्या सर एक पेज पढ़ने से हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा? नहीं, मैंने अभी बोला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चे याद रखना, सारे बच्चे क्या होते हैं? आर्टिकल्स। जैसे मैं आपको जब लॉ पढ़ाऊंगा तो लॉ में आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा, वैसे ही संविधान के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल। और ये जो पहला पेज है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा। ये भारत के सभी नागरिक को पहले पेज की समझ होनी चाहिए। ये क्या है बेटा? प्रियम्बल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? ये जो पहला पेज है, ये संविधान की आत्मा है। कैसे बेटा? इसमें क्या लिखा है बेटा? आप भी कभी सर्च मारना, लिखना प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गूगल पे, कहीं पे भी, ये आपको ये पेज निकल के आएगा बेटा। तो इसमें क्या लिखा है बेटा? ये बात हर बच्चे को, कम से कम सीएमए फाउंडेशन के बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। अभी मैंने बताया टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? सोर्सेस ऑफ लॉ। मेन सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल पहले पेज पे रखा है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी। क्या इसमें किसी धर्म की बात लिखी, जाति की बात लिखी? नहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिसका भी भारत की धरती पे जन्म होगा, इसलिए लैंग्वेज क्या लिखे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारतीय लोग। और अगर मैं आपसे पूछूं हमारा देश कैसा है बेटा, हम कैसा भारत बना रहे हैं बेटा, हमारा देश कैसा है, ये 5 वर्ड याद होने चाहिए बेटा हर बच्चे को। सबसे पहले मैंने बच्चों से पूछा हमारा देश कैसा है? अच्छा है। वो तो बिल्कुल अच्छा है, हमें भी पता है देश अच्छा है, लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको क्या बताना है? हमारा देश कैसा है बेटा? ध्यान से समझना सारे बच्चे। सोवरीन। हमारा देश कैसा है? सोवरीन। फिर बेटा दूसरा क्या लिखा है? हमारा देश क्या है? सोशलिस्ट। सोवरीन सोशलिस्ट। फिर अगर हम बात करें बेटा हमारा देश कैसा है? सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। हमारा देश कैसा भी है बेटा? डेमोक्रेटिक। और फिर क्या बोला? रिपब्लिक। तो ये 5 वर्ड हर बच्चे को पता होना चाहिए। हमारा देश कैसा है बेटा? सोवरीन। सोवरीन का मतलब क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट। हम एक आजाद मुल्क है। ट्रम्प चचा बेटा फोन करके भारत को धमकी दे रहे हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना ही पड़ेगा। भैया हम क्यों करें आपका कॉन्ट्रैक्ट? कह रहे कि नहीं नहीं, तुम्हें हमें हमारा साथ देना ही पड़ेगा। भैया हम क्यों आपका साथ दे? वी आर सोवरीन कंट्री, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। हम एक आजाद मुल्क है और हम अपने डिसीजन खुद तय करेंगे। कोई भी हम पे अपने डिसीजन नहीं थोप सकता, बिकॉज वी आर सोवरीन कंट्री, वी आर इंडिपेंडेंट। सोवरीन का मतलब क्या है यहां पे? इंडिपेंडेंट। हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। वी आर सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट कंट्री है बेटा। कुछ कंट्री होती है कैपिटलिस्ट, वो कुछ पूंजीवादी लोगों को बढ़ावा देते हैं, अडानी अंबानी को, लेकिन हम तो सोशलिस्ट है। हम समाज के सभी लोगों का साथ में लेके चलेंगे, सबको एक समान हम ध्यान रखेंगे। तो हम सोशलिस्ट हैं, सोवरीन है, सेक्युलर। वी आर सेक्युलर कंट्री। हम गीता कुरान के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे संविधान के हिसाब से। सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस्लामिक कंट्री, लेकिन इंडिया क्या है बच्चे? सेक्युलर कंट्री। फिर डेमोक्रेटिक, हमारे यहां पे डेमोक्रेसी है। हमारे यहां पे जनता प्रधानमंत्री चुनती है बेटा। अपना मुख्यमंत्री कौन चुनते हैं?
जनता चुनती है बेटा। तो हमारे यहां पे एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम। और साथ में रिपब्लिक का मतलब हमारे यहां पे राजा रानी वाला सिस्टम कोई नहीं है। जैसे आप यूके में देखते हो वहां पे राजा रानी वाला सिस्टम है, एलिजाबेथ, ऐसे चल रहा है आज भी, राजा का बेटा उसका बेटा ऐसे। क्या बेटा हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी किसी राजा की बेटी है क्या? राजा की बेटी की वजह से वो वहां पे है? नहीं, वी आर रिपब्लिक कंट्री। ऐसा नहीं कि यूके, यूके में डेमोक्रेसी हमसे भी ज्यादा है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। हम क्या है बेटा? रिपब्लिक। अब सारे बच्चे बताओ हमारा देश कैसा है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी आर सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और हम क्या सिक्योर करते हैं अपने लोगों को बेटा? हम सिक्योर करते हैं अपने नागरिक को कि हम आपको क्या देंगे? जस्टिस। हम अपने लोगों को क्या देंगे? जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। तो हम अपने लोगों को जस्टिस देंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बेटा आपकी आजादी है, लिबर्टी है, आप अपनी एक्सप्रेस करने की आजादी है, बोलने की आजादी है। कौन सा धर्म अपना रहे हो बेटा? किस पूजा पाठ में आपका रुचि है बेटा? तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बोलने का मतलब यह है सर अपने सर को गाली दे दे। भैया ये नहीं है। कुछ बच्चे पहला पेज पढ़ने के बाद उनको लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। ऐसे नहीं कि बेटा किसी को गाली दे रहे हो आप, नहीं, डेफामेशन केस हो जाएगा, मानहानि का केस। सिर्फ एक पेज को पढ़ के मत समझ लेना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। मैंने कहा बोलने की आजादी तो है, पर आपके बोलने की वजह से अगर दंगे हो जाए, देश का माहौल खराब होता है, तो आपको उठा लिया जाएगा बेटा और मोर बना दिया जाएगा आपका। यानी बोलने की आजादी है। अब देखते हो बेटा आज तक पे 100 स्टोरी आता है, कार्टून बना देते हैं नेताओं का, तो कोई कुछ बोलता थोड़ा है। क्योंकि हमारे यहां पे एक्सप्रेस करने की भी आजादी है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? वो आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे आपको, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। बेटा इक्वल बिफोर लॉ, लॉ की नजरों में सब इंसान बराबर है। अमीर गरीब लॉ की नजरों में सब क्या है बेटा? इक्वल। तो हमारा बेटा हम अपने सिटीजन को सिक्योर करते हैं, हम जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। हमारे यहां पे लिबर्टी, आजादी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। हम भाईचारा मेंटेन रखेंगे, देश की एकता और अखंडता हमेशा बरकरार रखेंगे। इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता हम हमेशा बना के रखेंगे, भाईचारा मेंटेन करेंगे, फ्रेटर्निटी। तो कुल मिला के हमारा जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से आपको क्या समझ में आया? हमारा देश कैसा है? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और हम अपने लोगों को क्या सिक्योर कर रहे हैं सिटीजन को? कि हम आपको जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी देंगे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हम इक्वालिटी, इक्वल बिफोर लॉ, और फ्रेटर्निटी, भाईचारा मेंटेन करेंगे, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की मेंटेन रखेंगे। ये देखो बेटा 26 नवंबर 1949 को इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो 26 नवंबर 1949 है, ये कौन सी डेट है? मैंने अभी बताया, ये हमारी है इनेक्टमेंट डेट। ये कौन सी डेट है बेटा? इनेक्टमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट कभी आए पेपर में? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन आपसे इफेक्टिव डेट पूछे 26 जनवरी 1950। तो ये हल्का सा बेटा आपने क्या देखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैंने क्या लिखा है बेटा? सोर्सेस ऑफ लॉ, जो आज का हमारा टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ लॉ। तो अगर हम बात करें बेटा सोर्सेस ऑफ लॉ की, चलो बच्चे, सोर्सेस ऑफ लॉ। तो बेटा पेपर में आपसे कोई पूछे द फाउंडिंग स्टोन ऑफ सोर्स ऑफ लॉ इन मॉडर्न इंडिया, देश आजाद होने के बाद, देश अब आजाद कब हुआ बेटा? देश कब आजाद हुआ बेटा? 1947। संविधान कब से इफेक्टिव हुआ? 26 जनवरी 1950। तो कह रहा है कि जो फाउंडिंग स्टोन ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉ,
इन मॉडर्न इंडिया के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजाद होने के बाद हमारा मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर बेटा? फिर हम बात करते हैं विच प्रोवाइड अस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, देयर आर वेरियस अदर सोर्सेस ऑफ लॉ। सिर्फ मेन सोर्स ऑफ लॉ तो क्या है बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं अदर सोर्सेस ऑफ लॉ। अदर सोर्सेस ऑफ लॉ, कस्टम एंड यूसेज। बेटा मेन सोर्स क्या है लॉ का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबको समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं देयर आर वेरियस अदर सोर्सेस। जब हम लॉ बनाते हैं तो कुछ अदर वेरियस सोर्सेस को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे कस्टम एंड यूसेज। कस्टम एंड यूसेज का मतलब क्या होता है? हमारे रीति रिवाज और परंपराएं। क्या सर ये भी सोर्स ऑफ लॉ है? हाँ सर, प्रूव करो। बच्चे आज भी बताओ मुझे, हमारा तो कई हजार सालों से हमारी सभ्यता है, हमारे कस्टम है, रीति रिवाज है। क्या मुझे बताओ, कानून तो अभी बनने शुरू हुए भाई। देश ही आजाद कब हुआ? 1947 में। तो मैं कह रहा हूं कि हम तो कई हजार सालों से हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, तो कानून ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मुझे एक सिंपल सी बातें बताओ बेटा, क्या लड़कियां लड़कों के घर पहले से ही शादी के बाद जाती है? हाँ। तो ये कस्टम है, हमारे यूसेज है, परंपराएं है, तो लॉ भी इनको एक्सेप्ट करता है। तो कस्टम एंड यूसेज, तो मैं कह रहा हूं कि कुछ हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं जिनको हमने वो पहले से ही चले आ रहे हैं, तो हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे लड़कियां कब से बेटा शादी के बाद लड़कों के घर जाती है, तो क्या ये कस्टम यूसेज आज ही बने हैं? क्या ये लॉ में आज ही बने हैं? ये तो कस्टम एंड यूसेज थे, कभी की परंपराएं थे, तो इन कस्टम यूसेज को लॉ ने एक्सेप्ट किया। तो क्या लॉ का सोर्स क्या भी है? हमारे कस्टम एंड यूसेज। जैसे हम बोल देते हैं बेटा 7 फेरे अग्नि के, 7 फेरे अग्नि के। अब मुझे बताओ अग्नि की इंटरप्रिटेशन कहां से करेंगे हम? भाई 7 फेरे अग्नि के लिखा हुआ है हमारे हिंदू लॉ में, लेकिन 7 फेरे अग्नि के, अब कोई बच्चा कहने लग जाए सर क्या अग्नि का मतलब बीड़ी सिगरेट जला के ले सकते हैं क्या फेरे? क्या सर ऐसे ही हम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बेटा, आपने किताबों में ही आग लगा दी बेटा? क्या अग्नि तो वहां पे भी है, पर लो क्या होता है? लो इंटरप्रिटेशन होता है। हमने बेटा अग्नि का मतलब कहां से लिया? अपने कस्टम एंड यूसेज, हवन कुंड, हवन कुंड। तो बेटा मेन सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अदर सोर्सेज में क्या भी आता है? पहला कस्टम एंड यूसेज, हमारी परंपराएं रीति रिवाज भी क्या है बेटा? सोर्सेज ऑफ लॉ। पर्सनल बिलीफ, पर्सनल बिलीफ बेटा कुछ ना हमारे पर्सनल बिलीफ भी होते हैं, जैसे हिंदुओं में जो शादी होती है और मुस्लिम में उनके अपने पर्सनल बिलीफ है। उसके लिए हमारे यहां पे क्या बना हुआ है बेटा? हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो ये किस पे बेस है बेटा? पर्सनल बिलीफ। तो ये जो हमारे पर्सनल बिलीफ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये भी क्या है बेटा? हमारे सोर्सेस ऑफ लॉ। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो इनको भी, पर्सनल बिलीफ को भी ध्यान में रखते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया? मेन सोर्सेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड अस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सेकंड कस्टम एंड यूसेज, ये भी अदर सोर्सेस ऑफ लॉ है। पर्सनल बिलीफ, जैसे मैंने बताया हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट्स के सिनोनिम्स वर्ड होते हैं एक्ट, लॉ, या आप बोल दीजिए इनेक्टमेंट। इन्हीं के सिनोनिम्स वर्ड आप ये भी यूज कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स, मुझे एक बात बताओ, क्या देश आजाद होने से पहले हमारे कानून नहीं थे? क्या अंग्रेज जब हमारे देश में राज कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया, क्या भारत के लोगों के लिए भारत के अंदर कानून नहीं थे? बहुत सारे कानून थे, और आपके तो तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये अंग्रेजों का, ब्रिटिश इंडिया का बनाया हुआ कानून है। आज भी हम देश आजाद हो गया, हमारा संविधान बन गया, हमारी अपनी पार्लियामेंट बन गई, आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को हमने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। पर कई कानून हमने पार्लियामेंट में बनाए? नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कानून बना। जब हम आजाद मुल्क हो गए उसके बाद हमने इस कानून को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो ये कब का बना हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट। तो बेटा आजाद होने से पहले भी हमारे बहुत सारे कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं। जैसे मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पिनल कोड आईपीसी, आपने सुना होगा आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, भारतीय न्याय संहिता, उसका नाम चेंज हो गया बेटा अभी 2023 में। ये इंडियन पिनल कोड आईपीसी, पता नहीं कुछ बच्चों ने मूवी में देखा होगा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, 2023 में नाम चेंज किया, भारतीय न्याय संहिता। तो मैं कह रहा हूं ये जो प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट है, देश आजाद होने से पहले के जो कानून हैं, जब हम एक नया कानून बनाते हैं तो जो पुराने कानून थे प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट, उनको भी ध्यान में रखते हैं। तो वो भी क्या बन गए बेटा, सोर्सेस ऑफ लॉ। क्लियर। तो बेटा मेन सोर्स ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अदर सोर्सेस ऑफ लॉ कस्टम एंड यूसेज। थर्ड आपका क्या हो गया, पर्सनल बिलीफ, जो हमारे पर्सनल बिलीफ पे जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, तो ये भी क्या है बच्चे, सोर्सेस ऑफ लॉ। फिर प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट, यानी देश आजाद होने से पहले भी बहुत सारे कानून अंग्रेजों ने हमारे देश में बनाए। तो जब आज के दिन 2026-27 में हम एक नया कानून बनाते हैं तो क्या पुराने कानून की मदद ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। तो वो भी क्या हो सकते हैं, सोर्सेस ऑफ लॉ। ये क्या है बेटा, ऑर्डिनेंस। ये आपके लिए कुछ नया है। ऑर्डिनेंस क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेंस अगर मैं बात करूं, ऑर्डिनेंस आगे चल के और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा देखो। ऑर्डिनेंस हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यादेश। बेटा ये ऑर्डिनेंस को हम क्या बोल देते हैं सिंपल भाषा में, टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ, ऑर्डिनेंस का मतलब टेम्परेरी लॉ। बेटा वैसे तो कानून हु मेक लॉ, आगे चल के बेटा ये हमारा लेक्चर बनेगा, हु मेक लॉ, पार्लियामेंट। इन जनरली हम ऐसा वर्ड यूज कर देते, लॉ कहां बनता है, हु मेक लॉ, पार्लियामेंट। लेकिन कई बार पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। बेटा पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, कई बार पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। पार्लियामेंट के भी सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, बजट सेशन। तो क्या पार्लियामेंट आपकी जो लोकसभा राज्यसभा है पूरे साल ओपन रहती है, नहीं। इनका भी बेटा सेशन होते हैं, जैसे मैंने बताया विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, बजट सेशन। जब पार्लियामेंट ओपन नहीं है उस सरकार को इमरजेंसी सिचुएशन है। जैसे मैं बात करूं कोविड के टाइम पे सरकार को क्या बनाने थे बेटा, बहुत सारे कानून बनाने थे बेटा कोविड के टाइम पे, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। तो बेटा पावर दे रखी है हमारे संविधान ने कि सरकार क्या लेके आ सकती है, ऑर्डिनेंस। सरकार क्या लेके आ सकती है, ऑर्डिनेंस। क्या ये परमानेंट कानून है, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए, टेम्परेरी जब इमरजेंसी सिचुएशन हो। जैसे कोविड के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या लेके आ सकती है बेटा, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस कब लेके आते हैं बेटा, जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उस वक्त आप बिना पार्लियामेंट के भी कोई कानून लेके आ सकते हो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई है उस पर साइन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन साइन करेंगे बेटा उस पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट गवर्नमेंट इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस लेके आई है उसको साइन कौन करते हैं बेटा, गवर्नर। आगे चल के इनको डिटेल में और देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बेटा साइन कौन करेंगे, ऑर्डिनेंस पे गवर्नर। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस लेके आई है बेटा उस पर साइन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत गवर्नर बेटा साइन करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस लेके आई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस पे कौन साइन करते हैं बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसे वो साइन करेंगे ये एक टेम्परेरी कानून हो गया। लेकिन कुछ टाइम के अंदर बेटा, कुछ टाइम के अंदर ये फिर से जो ऑर्डिनेंस था ये परमानेंट नहीं है, इसे पार्लियामेंट में आपको पास कराना पड़ेगा। अभी इमरजेंसी सिचुएशन थी तो आप क्या लेके आ सकते हो बेटा,
ऑर्डिनेंस लाने की पावर भी संविधान ने आपको दी है। कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, अरे कोविड में पार्लियामेंट बच्चे कैसे बैठती, तो उस वक्त सरकार ने क्या किया, ऑर्डिनेंस इशू किया। स्टेट गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस लेके आई और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पे पास कराया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन करा के, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास कराया किसके साइन करा के, गवर्नर। तो मैंने क्या बताया, ऑर्डिनेंस भी क्या होता है बेटा, सोर्सेस ऑफ लॉ। तो कुल मिला के मुझे जल्दी से बताओ, मेन सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड अस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सेकंड, कस्टम एंड यूसेज, अदर वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, कस्टम एंड यूसेज। थर्ड मैंने बताया पर्सनल बिलीफ, जैसे बेटा सादिया हिंदू और मुस्लिम में अपने क्या बने हुए, पर्सनल बिलीफ। तो कई बार जब हम कानून बनाते हैं तो पर्सनल बिलीफ को भी ध्यान में रखते हैं, तो वो भी क्या बन गया, सोर्सेस ऑफ लॉ। प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट, नया कानून बनाते समय पुराने कानून की भी आप मदद ले सकते हो। प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब लॉ एक्ट इनेक्टमेंट। ऑर्डिनेंस कब लेके आते हैं, टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी लॉ, इमरजेंसी सिचुएशन। रेगुलेशन, बेटा कई बार हमारी रेगुलेशन भी सोर्सेस ऑफ लॉ होते हैं। बेटा आपने सुना होगा सेबी, आरबीआई, ये दोनों वर्ड पता नहीं आपने 11th 12th में सुने हैं या नहीं बेटा, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो, बेटा आपने शेयर मार्केट तो सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सुना होगा आपने, म्यूचुअल फंड सही है। तो सेबी जो होता है बेटा वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, और आरबीआई कौन सी मार्केट को रेगुलेट करता है, मनी मार्केट। तो जो हमारे यहाँ पे कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है बेटा, इसको रेगुलेट कौन सी अथॉरिटी करती है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। तो इनकी क्या होती है बेटा, रेगुलेशन। सेबी की क्या होती है, रेगुलेशन। आरबीआई की भी क्या होती है बेटा, रेगुलेशन। तो कह रहे हैं कि कई बार ये रेगुलेशन भी क्या होती है बेटा, सोर्सेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट है बेटा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, डिसाइडेड केस। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिसाइडेड केस, डिसाइडेड केस। सपोज कीजिए बेटा हमारे आर्टिकल का, आर्टिकल संविधान के अंदर मैंने क्या बताया बेटा क्या होते हैं, आर्टिकल 141, हमारे संविधान का आर्टिकल 141 क्या बोलता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। क्या मतलब है सर, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, डिसाइडेड केस। बेटा आपने सुना होगा हमारे यहां पे एक जुडिशियरी बॉडी भी होती है जिसको हम बोलते हैं कोर्ट। एक होती है बेटा पूरे भारत में कोर्ट, आपकी सुप्रीम कोर्ट। इन जनरली हर स्टेट में क्या होती है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे भी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं क्या कहना चाहता हूं, आर्टिकल 141 संविधान का हमें क्या बताता है बेटा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है और सेम मैटर हाई कोर्ट में जाता है, सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया और ऐसा ही मैटर यूपी हाई कोर्ट के पास जाता है, तो क्या यूपी हाई कोर्ट अपना अलग डिसीजन दे सकती है, नो। आर्टिकल 141 संविधान का हमें क्या बताता है बेटा, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया बेटा तो सारी कोर्ट को मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू वो मैटर सेम रेफरेंस का हो, सेम मैटर हो। तो बेटा ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कोई डिसीजन दे दिया, सेम मैटर हाई कोर्ट में जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, या मेट्रो सिटी में भी कोर्ट होती है बेटा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सेम मैटर पे सभी कोर्ट के जज को सेम डिसीजन देना पड़ेगा। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, वो अपने आप में क्या बन गया बेटा, लो। तो ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है कोई डिसाइडेड केस जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, अगर सेम मैटर किसी और कोर्ट में जाता है तो उन कोर्ट को भी सेम डिसीजन ही देना पड़ेगा। इससे एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 141। क्लियर बेटा। तो अभी अगर हम बात करें बेटा, हमने इस लेक्चर में अभी तक आपको क्या बताया बेटा, सबसे पहले कोई आपसे पूछे व्हाट इज लॉ, तो मैंने बताया था लॉ का मतलब क्या होता है बेटा, लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सोसाइटी। कानून किसके लिए, सोसाइटी के लिए। और ये कौन बनाता है बेटा, अगली क्लास में हम यही देखेंगे बेटा, हु मेक लॉ,
हु इंप्लीमेंट लॉ, हु इंटरप्रिटेट लॉ। तो अगली क्लास में मैं आपको 3 बॉडी पढ़ाने वाला हूं, हु मेक लॉ, हु इंप्लीमेंट लॉ, हु इंटरप्रिटेट लॉ। लॉ की इंटरप्रिटेशन कौन करता है, लॉ बनाता कौन है, लॉ को इंप्लीमेंट कौन कराता है, वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी बेस पे। उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया लॉ सिविल लॉ भी होते हैं, क्रिमिनल लॉ भी होते हैं। फिर हमने बात की बेटा सिविल लॉ के अंदर अग्रीव्ड पार्टी जो रेमेडी चाहता है वो डैमेजेस और कंपनसेशन चाहता है रेदर देन इंप्रिजमेंट। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको बेटा आपने कोई क्राइम किया है और ऐसे पर्सन को इंप्रिजमेंट भी होगी। ठीक है बच्चे। फिर मैंने क्या बताया, सोर्सेस ऑफ लॉ। मेन सोर्स क्या है बेटा लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इनेक्टमेंट डेट क्या है बेटा, 26 नवंबर 1949। इफेक्टिव डेट क्या है, 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है उसके अंदर क्या लिखा है, हमारा देश कैसा है, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम अपने लोगों को क्या देंगे बेटा, हम अपने लोगों को क्या देंगे बेटा, जस्टिस। किसकी बात होती है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एक्सप्रेशन, लिबर्टी, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। फिर मैंने बताया क्या अदर सोर्सेस ऑफ लॉ भी है, बिल्कुल है, कस्टम एंड यूसेज, पर्सनल बिलीफ। फिर मैंने उसके बाद क्या बात की बेटा, कस्टम हो गए, पर्सनल बिलीफ, प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट। पुराने कानून जो देश आजाद होने से पहले बने हैं वो आज भी नए कानून बनाते समय आप उनको यूज कर सकते। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी लॉ, और ये कब लाया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे साइन करते हैं और स्टेट में गवर्नर। रेगुलेशन, रेगुलेशन भी क्या होती है, सोर्सेस ऑफ लॉ, जैसे सेबी आरबीआई की क्या होती है, रेगुलेशन। और लास्ट मैंने क्या बताया, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, डिसाइडेड केस। और मैंने क्या बताया, आर्टिकल 141 हमें क्या सिखाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सभी कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग का मतलब एप्लीकेबल होता है। तो ये इस लेक्चर में आपको क्या समझ बनी बेटा, सोर्सेस ऑफ लॉ की समझ बनी, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको पता चला। तो आपको बेटा लॉ को बहुत सिंपल वे में पढ़ना है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे सर, बेटा जब भी मुसीबत होगी तब आपको लॉ की समझ होगी। अभी एज ए स्टूडेंट आपको लॉ की अहमियत समझ नहीं आती। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई केस हो जाते हैं बेटा, तलाक के केस आते, कितने केस आते, तब आपको अहमियत समझ में आती है लॉ की समझ कितनी जरूरी है। आप देखते हो बेटा दो वकील बात कर रहे हैं आपस में, आपका वकील उसका आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं। वो लॉ इंग्लिश की हिंदी नहीं है, लॉ है इंटरप्रिटेशन। लॉ क्या है बच्चे, इंटरप्रिटेशन। लॉ क्या है बच्चे, इंटरप्रिटेशन। तो आप जितनी अच्छी इंटरप्रिटेशन करोगे वो इंटरप्रिटेशन आएगी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। तो ये लेक्चर में बेटा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बात की। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा क्या होते हैं, आर्टिकल, जबकि हम लॉ में जो पढ़ेंगे बेटा उसके अंदर क्या होते हैं, सेक्शन। लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन, और संविधान के अंदर क्या होते हैं बेटा, आर्टिकल। तो आज जाके आपको सभी बच्चों को कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी समझनी है। आज सारे बच्चे बेटा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर्च करेंगे बेटा अपने गूगल पे जाके, और इस पेज को निकाल के इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर बेटा। आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो बेटा, अभी 12th करके आए हो, तो लेक्चर धीरे धीरे आपको फ्लो में आएंगे बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एकदम बेस क्लियर करें। आप आज का टॉपिक हमारा जैसे सोर्सेस ऑफ लॉ था, तो कोई भटकाव नहीं है। मेन सोर्स क्या है, अदर सोर्स क्या है, और आपने क्या भी जान लिया बेटा, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चे, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बेटा हु मेक लॉ। हमारी जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लॉ बनाता कौन है, लॉ को इंप्लीमेंट कौन कराता है, लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाएगी। हम देखेंगे जुडिशियरी बॉडी कौन है हमारे यहां पे। तो ये पूरा डिस्कशन हम बेटा
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए बेटा आज का ये हमारा लेक्चर था। आपको कोई भी डाउट आए बेटा आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा। और आप ज्यादा कंसेप्ट जानने के लिए बेटा मेरी ऐप ये बेटा प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप करें। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको डेली कुछ ना कुछ मिलेगा बेटा। CS अरुण चौहान मेरा चैनल भी आप यूट्यूब पे बेटा जो भी नए बेटा बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नई क्लास में। बाय बाय बच्चों। ठीक है बेटा।